बगीचा जहाँ रूहों को तूने है सींचा। वही है ये फूलवारी, तूने खुशबू है जिसमें डाली। तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली। भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। बच्चों का हर एक चेहरा देता है परिचय तेरा। हर दिल पे है जादू तेरा, सब कहते हैं बाबा मेरा। तूने नाता ऐसा जोड़ा, तूने नाता ऐसा जोड़ा। भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है। भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति। आज हम सभी एक हाथ की ताली से और रेज हैंड करके राहुल भाई का स्वागत करेंगे। और राहुल भाई जी, आपका दिल से हमारे अव्यक्त मनन चिंतन ग्रुप में आपका दिल से स्वागत है। आपको सभी स्वागत कर रहे हैं। आपकी क्लास काफी डिमांड के बाद फिर से शुरू हुआ, क्योंकि काफी देर से वेट कर रहे थे आपका। आप नोएडा दिल्ली में रहते हैं और आपका होम टाउन आगरा है। आप इस ईश्वरीय ज्ञान में लगभग 20 वर्षों से चल रहे हैं। आपका जॉब एजुकेशन कंपनी में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का है। आप आईटी और स्पार्क विंग के मेंबर भी हैं, इसलिए आपको स्पार्क से काफी सपोर्ट भी मिलता है। और हम देखते हैं मधुबन में आप स्पार्क विंग या आईटी विंग में हमेशा उपस्थित रहते हैं, और इसीलिए आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उसे आप बाबा के कार्य में अनेक प्रकार से यूज भी कर रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। आपने लगभग आधा माना 20 साल के अव्यक्त मूल्यों का बहुत गहराई से चिंतन मनन किया है। एक एक मुरली को आपने 2 से 3 घंटे तक अकेले साइलेंस में जाकर, गहराई में जाकर एक एक बात की, एक एक भावों का, एक एक मुरली के राज का बहुत गहराई से चिंतन मनन किया है। और लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में, आपके YouTube चैनल है जिसके माध्यम से आप बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही माना साइंटिफिकली और एक डिजाइनिंग के द्वारा बाबा के बच्चों को जो अव्यक्त वाणी है वो हाईलाइट पॉइंट कैसे आसानी से वो समझ में आ जाए। तो YouTube ने भी आपका विशेष चैनल है, और आप एक हमारे ही जैसे अव्यक्त मंथन ग्रुप है उसमें भी आपका विशेष पार्ट चलता है, जिसमें आप अपना YouTube चैनल वीडियो बना करके वहां सेंड करते हैं। और आपके पहले वाला क्लास का भी प्रभाव काफी गहरा रहा। काफी लोगों ने
जिस प्रकार आपने कहा था कि अव्यक्त वाणी सबके पास होना चाहिए, तो काफी लोगों ने डिमांड भी किया, काफी लोगों ने बुक भी किया, और काफी लोगों ने आपके पहले क्लास से काफी बातों को अप्लाई भी किया कि उन्होंने मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका बताया था, उदाहरण बाबा का बताया था, जिस तरह से मुरली को धारण करना है, तो वो काफी हद तक लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, और उसका सबने प्रैक्टिकल जीवन में भी लाया। तो आज फिर से हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर से हम दिल से राहुल भाई का इस अव्यक्त मंथन, अव्यक्त चिंतन मनन ग्रुप में स्वागत करते हैं। तो राहुल भाई जी, अब आप। ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, और आपका धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने मौका दिया कि हम सब लोग मिल पाए और अव्यक्त मुरली पे जो चिंतन मनन और शेयरिंग हमें आपस में करनी है वो हम कर पाए। अगर सभी लोगों को वॉइस आ रही है तो प्लीज एक बार यस लिख देंगे, क्योंकि वॉइस बराबर आ रहा है आपका। ओके। ठीक है। तो आज हम कई सारी बातें हैं। ओके। सबसे पहली बात हम ये याद अच्छा, लास्ट टाइम कितने लोग थे सेशन में जिन्होंने पिछली वाला सेशन अटेंड किया था लास्ट सैटरडे को 9 PM? क्योंकि उसी के आधार पे काफ़ी कुछ डिसाइड होगा। अगर मेजोरिटी है जिन्होंने किया है तो फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो लास्ट सैटरडे कौन कौन थे? अब चैट बॉक्स में बताइएगा, हैंड रेज करके नहीं। ओके ओके, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि दो युगों तक पिछले 2500 साल में माइंड ने हमारे साथ गेम खेला है। आप सबको ये पता ही है, सबके माइंड ने खेला है। माइंड ने हमारे ऊपर राज किया है, और अभी हमारी बारी आई है कि हम माइंड के साथ गेम खेलें। तो ठीक है, ये बात मजा आएगा इसमें। आपको इंटरेक्टिव होना है, आपको बताते रहना है चैट बॉक्स में। हाँ जी, यस यस, राइट। माइंड ने हमारे साथ गेम खेला है, अब हमारी बारी है हम गेम खेलें। और ये गेम खेलने के रूल्स हमें कौन सिखाएगा, कौन सिखाता है? एग्जैक्टली, बाबा सिखाते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम था अव्यक्त मुरली क्रैश कोर्स 1969। कुछ लोगों को ये मैसेज मिला होगा, कुछ लोगों को डिफरेंट मैसेज मिला होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स क्या होता है, क्योंकि एग्जाम का टाइम हमारा नज़दीक है, या फिर हम कहेंगे एग्जाम चल रहा है, तो क्रैश कोर्स हमें करना पड़ेगा। क्योंकि 50 साल की पढ़ाई हम 50 साल तक तो नहीं पढ़ सकते, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं। तो क्रैश कोर्स क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं। निखिल भाई ने बोला है जो क्रैश लैंडिंग से बचा है, वेरी गुड। व्हाट एल्स? ये हमें भूमिका इसीलिए सेट करनी है ताकि अभी हम आने वाले टाइम में बहुत फास्ट स्पीड से मूव करने वाले हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। गोपेश भाई ने बोला है फास्ट रिवीजन क्रैश कोर्स होता है। हरीश भाई ने बोला है एक्स्ट्रा रिवीजन। राखी बहन ने बोला है लास्ट सो फास्ट। रतन भाई ने बोला है फुल रिवीजन इन शॉर्ट टाइम। चेतना बहन इन शॉर्ट टाइम, राइट। नीरज पाठक जी ने बोला है पूरा सिलेबस जल्दी कर लें। और गोपेश भाई ने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवीजन। हेमराज भाई ने बोला है शॉर्टकट है। शिवांशी गौतम जी ने बोला है कम टाइम में ज़्यादा का फायदा। क्या बात है। मनोज श्रीवास्तव जी कैप्सूल कोर्स, मेन पॉइंट्स, जंप, फास्टिंग, कंप्लीटिंग सिलेबस, हाई जंप, इट्स लाइक 1 मिनट ड्रिल। बहुत सारे अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने। आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो स्पिरिट है स्टूडेंटशिप वाली जो होनी चाहिए, जैसे बाबा चाहते हैं। तो पहला ट्रिक हमें माइंड के साथ खेलना है, वो ये है कि हम माइंड को ये मैसेज देंगे कि हमारा एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, एग्ज़ाम चल रहा है। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर भी पढ़ते रहते हैं।
उनको अंदर जाना है 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में, फिर भी उनके हाथ में वो बुक लगी रहती है, वो पढ़ते 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 जाते हैं। घर से भी एग्जामिनेशन हॉल तक आते हैं तो गाड़ी में बैठ के पढ़ते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? एग्जामिनेशन के बिल्कुल पहले तक भी हम क्यों पढ़ते रहते हैं? वेरी गुड। प्रकाश भाई ने कहा कि पढ़ाई पूरी नहीं की है इसलिए। ओके, रीता बहन ने बोला है नर्वस होते हैं इसीलिए। अचल बहन ने बोला है फियर है रिवीजन के लिए, सिलेबस पेंडिंग है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सब कुछ याद रहे कुछ रह ना जाए इसीलिए, निश्चय बुद्धि नहीं होते, नॉट कॉन्फिडेंट। तो आप देखेंगे कि इसमें भी जो हम आंसर कर रहे हैं इसमें दोनों ही तरह के पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव साइड भी है और एक थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी है, जो भी रीज़न हो। लेकिन इतना हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एग्ज़ाम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है? क्या बोलेंगे? हम सभी के आंसर इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि, क्योंकि बाद में जब लोग इसको देखते हैं तो उनको आइडिया रहे कि क्या क्या आंसर लोगों ने दिए। शुरू हो गया है, कब से शुरू हुआ है ये? हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू हुआ है? ओके, वीना बहन ने बोला है 1936 से। राखी बहन ने बोला है जिस दिन ज्ञान में आए, और हेमराज भाई ने बोला है 1969 से। प्रकाश भाई ने बोला है मम्मा के बाद से। रतन भाई ने बोला है जब से ज्ञान में आए। और शिवांशी जी ने बोला है कि जब हम क्लास से बाहर जाते हैं तब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो देखो ये हमारी कितनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है, कितने मज़ेदार बात है। हमारा एग्ज़ाम उस दिन से शुरू हो जाता है जब हम 7 डेज कोर्स अपना करते हैं फिनिश। देखा जाए तो 7 डेज कोर्स फिनिश और हमारी पढ़ाई, हमारा एग्ज़ाम शुरू। क्यों शुरू? क्योंकि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, कुछ कुछ बातें आपको समझनी है ताकि हमारा माइंड सेट वैसे ही डेवलप हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, CCEA। तो CBSE बोर्ड, NCERTs वगैरह ये लोग अप्लाई करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हर हफ्ते वीकली टेस्ट होते हैं स्कूल में, या कभी कभी सरप्राइज टेस्ट होते हैं, और इन सभी के मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल रिजल्ट में। तो बाबा का जो सिस्टम है ये CCEA वाला ही सिस्टम है। डे 1 से लेके अभी तक हर बात में हमें मार्क्स मिलते रहते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सिस्टम है मार्किंग का। अगर इसका कोई एक डैशबोर्ड बनाया जाए तो आई थिंक बहुत ही डायनेमिक डैशबोर्ड होगा। तो आप सबको अपना डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है मन की आंखों से, जिसमें आपकी मार्किंग है डे 1 से लेके अब तक हर बात में, ज्ञान की भी, योग की भी, धारणा की भी, सेवा की भी। कितना सुख हमने दूसरों को दिया, कितना दुख हमने दूसरों को दिया। तो अपने मन के सामने वो सारी हम इमेज ले आते हैं। जब से हमने 7 डेज कोर्स किया है तब से हमारी मार्किंग शुरू हो गई है, और ये बहुत सूक्ष्म मार्किंग सिस्टम है। इतना सूक्ष्म है कि मन के संकल्प, मन के भाव, उसकी भी मार्किंग होती है, रदर उसी की होती है, एक्शंस की उतनी नहीं होती। एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इंटेंशन। तो अब हम एग्जामिनेशन में आ गए हैं, अब हमें ये बात समझ में आ गई। बाबा को कोई एग्जाम वाली थीम है ना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होनी चाहिए। बाबा ने बोला है कि एक बार एग्जामिनेशन हॉल में आ गए तो फिर बाहर जाने दिया नहीं जाएगा। ये अव्यक्त मुरली की लाइन है। एग्जामिनेशन हॉल में वंस यू एंटर यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट। और एक और बात बाबा ने कही है कि जब घंटी बज जाएगी फिर 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा दिया नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम फिक्स होता है। तो जब हमारा घंटी बज जाएगी तो 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। आर वी ओके विद दैट? हमें रियलाइज है ये?
वेरी गुड। तो एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि हम इस सेशन में क्यों हैं, क्योंकि वैसे तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कभी भी हम लोग आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके मन में क्या बात आ रही है, वो पता नहीं चलती। तो ये इंटरेक्टिव फोरम हमें मिला है। तो इस पूरे सेशन का पर्पज़ ये है कि एंड ऑफ द सेशन शायद हर सैटरडे को हम करें, जैसा भी संतोष भाई कहेंगे। हर सैटरडे को एंड ऑफ द सेशन 60 मिनट्स के बाद हमें कुछ रियलाइजेशंस हो। ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान के पॉइंट्स हम सबके पास हैं। हमें अपनी न्यूरल नेटवर्क्स में चेंज करना है, न्यूरल पाथवेज में चेंज करना है। वो बात हमारे माइंड में समझ में आ जाए, घुस जाए अच्छी तरह से कि हमें करना क्या है, और हम एक्शन में आ जाए। तो आप सबके पास डायरी पेन अपने नोट लेकर आए होंगे, जैसा कि सबको कहा गया था। तो एंड ऑफ द डे कुछ पॉइंट्स हमारे पास होंगे। तो कुछ पहले कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट्स हैं, फिर हम मुरली पर आएंगे। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वी आर इन द एग्जामिनेशन हॉल। और इस वाली थीम के ऊपर सोचते रहिए दिन भर। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो क्या। पॉइंट नंबर 1 को चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी देख सके। सेकंड पॉइंट है कि हमारा पर्पज इस सेशन का है रियलाइजेशन, ना कि इंफॉर्मेशन। ज्ञान इसका पर्पज नहीं है। ज्ञान के लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत हम पढ़ाई भी करते हैं, राइट। एक बात हमें ये भी रियलाइज करनी है कि अभी तक हमने जैसे भी पुरुषार्थ किया है उसमें काफ़ी पुरुषार्थ हमने बिखरा बिखरा भी किया है, और अभी ये टाइम है समेटने का। शायद लास्ट संडे की मुरली भी हमने पढ़ी थी, निर्भयता की और समेटने की शक्ति। तो अपने मन को हमें सेकंड बात ये बतानी है कि ये टाइम अभी हमारा समेटने का है। तो सिर्फ व्यर्थ नहीं समेटना है, पुरुषार्थ को भी समेटना है, फोकस में लेकर आना है, एकाग्रता लेकर आनी है पुरुषार्थ में। वही करना है जो रिक्वायर्ड है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात पर हमें अपने मन को सेट करना है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जो भाई बहन लास्ट सेशन में नहीं थे उनके लिए भी, कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आंसर बाबा ने मुरली में नहीं किया है। सारे ही प्रश्नों का आंसर मुरली में है, लेकिन अगर किसी प्रश्न का आंसर मुरली में नहीं है तो इट मीन्स वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, उसका आंसर जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी हमें अपने माइंड को बताना है, ताकि वो ऐसे प्रश्न ना पूछे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो ज़रूरी था और जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, वो बाबा ने बता दिया है। तो ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द अव्यक्त मुरली, इन द साकार मुरलीज ऑल्सो। और जिनका आंसर नहीं किया है वो जानने जरूरी नहीं है। ये माइंड के संग में करना है, ठीक है। एक बात हम अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। खासतौर से गीता दीदी जी ये क्लास में काफ़ी बताती हैं, बड़ी पसंद आती है उनकी ये बात। वो कहती हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा सर्किल हो और एक केंद्र है, उसका सेंटर है। तो जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उससे हम केंद्र के नज़दीक आ रहे हैं या केंद्र से दूर जा रहे हैं, या हम उस सर्किल की सिर्फ परिधि पर ही, सर्कमफ्रेंस पे ही भटक रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विजन है माइंड के संग भी खेलने का। क्वेश्चन ये है कि आर वी ऑन द सर्कमफ्रेंस, परिधि पर हैं, या हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी हम करते हैं, चाहे हमने मुरली पढ़ा, चाहे हमने कोई क्लास की, चाहे हमने योग किया, चाहे हमने ड्रिल की, चाहे हमने ज्ञानामृत पढ़ा, चाहे हमने सेवा की, सब कुछ करके क्या हम केंद्र की तरफ आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं, या सेंटर से दूर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं निखिल भाई या प्रकाश भाई, जो भी है। तो क्या आंसर देंगे इसका, टूवर्ड्स सेंटर और टूवर्ड्स सर्कमफ्रेंस।
तो राखी बहन ने क्वेश्चन टाइप कर दिया है, एम आई कमिंग टू द सेंटर पॉइंट। सेंटर क्या है वैसे हमारी लाइफ का? सेंटर है क्या? बाप समान बनना, बाबा इज अवर सेंटर। संगीता गोयल जी ने बोला है बाबा इज अवर सेंटर। कौशिकी पाठक जी ने बोला है शी इज फ्रॉम गाजियाबाद, कर्मातीत अवस्था। ममता बहन ने बोला है स्वस्थिति। रिया मेहता जी बाबा की याद। राखी बहन संपूर्ण स्थिति। बिंदु स्वरूप बाबा के समान, एक बाप दूसरा ना कोई। विकर्म विनाश करना। सर्वगुण संपन्न, फुल अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। बाप समान संपूर्ण बनना। संपूर्ण सिद्धि। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इतनी वैरायटी आपने दे दी, इतनी तो हमें भी नहीं बताती कि केंद्र में क्या है। तो जो दादी जी कहती हैं मैं और मेरा बाबा, यही सेंटर है हमारी लाइफ का। तो 3-4 बातें हो गई जो अपने विजन में हमें रखनी है। अब हम आएंगे 1969 मुरली पर। विजिबल है सबको पीडीएफ? ओके। ओके, तो एक प्रश्न ये है कि 1969 की सारी मुरली, सिर्फ 69 की मुरली, सारी मुरली किसने पढ़ी है? किसने पढ़ी है? हम यहाँ पर भी कितने भाई बहने हैं? 64। आउट ऑफ 64 कितने भाई बहनों ने 1969 की सारी अव्यक्त मुरलियाँ बहुत अच्छे से पढ़ी है? ओके, काफ़ी भाई बहने हैं। राइट, वेरी गुड। बहुत सही, ग्रेट। तो जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी अच्छा है, रिवीजन का मौका है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हम सारी मुरली तो पूरी नहीं पढ़ सकते, और उसकी पढ़ने की हमें यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको इंटरेस्ट डेवलप हो, जिन्होंने पढ़ी है उनको रिवीजन करने का इंटरेस्ट डेवलप हो, और जिन्होंने बार बार पढ़ी है लेकिन याद नहीं है तो उनको याद आ जाए। क्योंकि बाबा ने कहा है समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। आज जब हमने देखा कि सुबह से हम भी थोड़ा रिवीजन कर रहे थे कि 69 में क्या क्या था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ऐसे पढ़े हुए, 2 साल पहले पढ़ी थी करीब, तो देखा था बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, आराम से भूल जाते हैं। माइंड का नेचर ही है कि वो भूलता जाता है। तो हमें क्या करना है, बार बार उसको याद दिलाना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। सबसे पहले आज हम ये मुरली लेते हैं 9 जून 69। आपके डायरी पेन तैयार होंगे तो उसमें से हम हर एक मुरली में से कम एक पॉइंट लिखेंगे। ये मुरली क्यों इम्पोर्टेंट है और ये सबको बाद में फुल मुरली अपने आप से भी पढ़नी है। इसमें बाबा ने जो प्रश्न पूछे हैं वो काफ़ी सारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उन पर आते हैं। तो बाबा ने पूछा कि व्यक्त में रहते हुए होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? आज यह सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो? ज़्यादा में ज़्यादा कितना समय होना चाहिए? तो किसी ने आंसर किया 8 घंटा। तो बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम है। तो बाबा ने फिर पूछा कि आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज़्यादा है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये पॉइंट हमने क्यों लिया, आप इसकी डेट नोट कर लीजिए, 9 जून 69।
क्योंकि कई बार हम ये पूछते हैं कि 8 घंटा योग करना काफ़ी है या 6 घंटे चल जाएगा या कितना करना चाहिए। तो चाहे अव्यक्त स्थिति की बात है, चाहे योग की बात है, तो बाबा कह रहे थे 69 में भी कि ये 8 घंटा भी कम है। तो आप इसमें पहली बात पहला पॉइंट नोट करेंगे कि अव्यक्त स्थिति का टारगेट हमारा क्या है, कितने घंटे हैं। वैसे बताएंगे आप कितना घंटा होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति का हमारा कितना लक्ष्य होना चाहिए? ऑल टाइम भाई बोल रहे हैं। ठीक है, ये कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी अलग तरह की मेहनत है, ये भी हमें करना पड़ेगा, करेंगे भी सभी। ओके, अब हम फर्स्ट मुरली पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, फिर शुरुआत के मैसेजेस के थ्रू बाबा से मुलाकात होती रही। तो 21 जनवरी 69 को पहला मैसेज जो आया था, उसमें से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। ये सारे आपको खुद भी पढ़ने हैं अपने आप। बाबा ने कहा लास्ट लाइन, जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। तो पहली ही मुरली में बाबा ने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चलते हैं? जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। तो बहन ने बोला है टचिंग एंड मुरली से पता चलता है, टचिंग से पता चलता है, मुरली से पता चलता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। इसमें एक पॉइंट दिया है संदेशी जी के द्वारा, वाया संदेशी, और टचिंग का भी काफ़ी भाई बहन बोल रहे हैं। तो सेफ साइड में रहने के लिए इसमें से हम टचिंग का पॉइंट निकाल देते हैं, क्योंकि टचिंग में बहुत बातें मिक्स हो जाती हैं। तो हम सिर्फ कहेंगे मुरली के द्वारा, और अगर हम लेना चाहें तो संदेशी जी के द्वारा भी, संदेशी बहन के द्वारा। तो सबने नोट किया, ये डेट है 21 जनवरी 1969। जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड मुरली कह सकते हैं या मैसेज कह सकते हैं। इसमें सेकंड और फर्स्ट थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, डेट वाइज आप नोट करते जाइए। बाबा ने कहा कि समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो हम कितनी भी मुरली पढ़े, कितनी भी हमने डायरीज भरी हुई हैं, कितना भी हमने कुछ भी किया है, लेकिन समय पर बाबा भी याद आए और समय पर वो बात याद आए जो उस समय ज़रूरी है, ये तीव्र पुरुषार्थ है। क्योंकि कई बार होता है ना, एग्ज़ाम हॉल से बाहर से याद आ जाता है, अरे ये तो मुझे पता था, ये मैंने किया क्यों नहीं, मैंने तो गलत मार्क कर दिया, मैं गलत आंसर लिख कर आ गया। तो वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा, कहलाया जाएगा। तो आप नोट करते जा रहे हैं अपनी डायरी में। 21 जनवरी सेकंड पॉइंट है, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। थर्ड मुरली, ब्रदर हम फोर्थ पे चलते हैं। पहले बाबा ने एक बहुत डीप सेंटेंस बोला था, और ये बिल्कुल हमें अपने मन बुद्धि में समा देना है। एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। कैसे? थोड़ा सा भी चिंतन भी करते चलते हैं। एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। आपने रियलाइज किया है ये बात? आपको अभी ही करना है, राइट नाउ। एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। आपने ऐसा अनुभव किया है बाबा से?
क्योंकि वो मेमोरीज हमें रिफ्रेश रखनी है, वो मेमोरी हमारी इमर्ज रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। तो ये 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 1969 की मुरली से वाक्य है। एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। अभी हम आएंगे 25 जनवरी 1969 की मुरली पर। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे अभी समय नज़दीक है वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह अभी भी कम है। तो ये बाबा का कंसर्न है, बाबा ने हमें बता दिया, तो हमारे लिए टास्क मिल गया कि हमें क्या करना है। अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे की अवस्था, अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था। तो ये हमने नोट किया है 25 जनवरी 1969। सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े। अगर हो गया तो आप डन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, यशकांत भाई अजमेर से हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं। Yes, yes, yes. Somebody is asking, maybe take a screenshot. Absolutely, it is all yours. You can take it. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको बड़ा मजा आएगा। इसकी डेट है 2 फरवरी 1969। बाबा ने बताया कि बाबा प्रश्न क्यों पूछते हैं बच्चों से। चलो आप बताइए पहले, बाबा बच्चों से प्रश्न क्यों पूछते हैं इतने सारे मुरली में। So Dr. Santosh is asking, can you have English version? So English version of PDF or the session itself, are you asking? Okay. So Dr. Santosh, we will get back to you. Okay, बाकी सभी ने आंसर दिया है कि बाबा हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं। चेकिंग के लिए, अटेंशन के लिए। ओके, और कहाँ तक हम पहुँचे हैं इस बात को जानने के लिए, हम बच्चों की स्थिति चेक करने के लिए कि बच्चे कितना सत्य बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा ओके शुड बी हाईलाइटेड। ओके, टू कीप माइंड एंड इंटेलेक्ट अलर्ट एंड एक्टिव, ताकि हमारा मन बुद्धि जागृत रहे, इसीलिए बाबा पूछते हैं। निर्मल भाई ने बोला है रियलाइजेशन के लिए पूछते हैं, और कितनी स्मृति में रहते हैं बाबा इसीलिए भी पूछते हैं। विचार सागर मंथन के लिए पूछते हैं,
याद के लिए पूछते हैं, ज्ञान, सो दैट ज्ञान का चिंतन कर सकें, आईना दिखाने के लिए। निर्मल भाई बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सूक्ष्म बात है, समझने वाले समझ जाएंगे। बाबा प्रश्न पूछ के हमें आईना दिखाना चाहते हैं डायरेक्टली। बाबा कुछ डायरेक्टली कह नहीं रहे हैं, बस प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। हेमराज भाई ने बोला है मंथन के लिए, बच्चों की बुद्धि कहीं और तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। ओंकार भाई ने बोला है, पारुल बहन ने बोला है आगे बढ़ाने के लिए, बुद्धि को क्लियर करने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए। बच्चे झुटकारा खाएं इसके लिए, यशकांत भाई ने बोला है। देखो बाबा का आंसर तो और ही कमाल है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो आप देखो, तो जो येलो हाईलाइट है यहाँ पर आते हैं। बाबा ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। उन लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। तो समझा आपने? तो हमारे बुद्धि रूपी सागर में बाबा प्रश्नों के पत्थर फेंककर वो खेल देखते हैं। तो ये खेल हम भी खेलेंगे, हमें भी खेलना चाहिए, हमें अपने आप के साथ भी खेलना चाहिए। बाबा के ही प्रश्नों को लेके, यानी उन पत्थरों को लेके, रादर हीरो को लेकर के अपने बुद्धि रूपी सागर में वो पत्थर फेंकते रहने हैं, ताकि वो लहरें उत्पन्न होती रहें और उसको हम देखते रहें। तो ये गेम अच्छा है, यू लाइक इट? ये बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल गेम है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे हमें हेल्प करेगा, राइट? वंडरफुल गेम है, बिल्कुल है, राइट जी। अभी डेट नोट करना है, 17 अप्रैल 1969। इस मुरली से बाबा ने बोला है, काफ़ी अच्छी बात है ये। बाबा ने पूछा कि आप सबका किससे स्नेह है? किसी ने कहा बाप से है, किसी ने कहा सेवा से है। तो हम डिजायरेबल आंसर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पूछने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमें बाबा को खुश करना होता है, तो हम वैसे ही आंसर देते हैं। लेकिन बाबा भी पीछा छोड़ते नहीं हमारा। बाबा कहते हैं और किससे स्नेह है, अभी भी एक बात रह गई है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा से तो है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। और वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। और फिर इसमें बाबा ने बोला कि पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेही है, वो हर एक को चेक करना है। तो आपने लाइन नोट करना है कि पुरुषार्थ से मुझे कितना स्नेह है, ये चेक करना है। बाबा से स्नेह होना इज नॉट इज इक्वल टू पुरुषार्थ से स्नेह। बाबा से हमारा स्नेह जो वो है भक्ति भाव का भी सिर्फ हो सकता है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है पूरी तरह से। इसलिए बाबा ने एक मुरली में पूछा है कि यथार्थ प्रेम क्या है? यथार्थ प्रेम है जो ज्ञान सहित प्रेम है, वो यथार्थ प्रेम है। अगर ज्ञान सहित नहीं है तो फिर वो भक्ति वाली भी बात हो जाती है, अटैचमेंट वाली भी बात हो जाती है, और वो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो पुरुषार्थ से स्नेह रखना है, राइट।
नेक्स्ट डेट आप नोट करिए, हाँ इसी का ही है, 17 अप्रैल की ही डेट है। ये सबके लिए अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा पूछ रहे थे कि किसका क्या से रिजल्ट है, क्या है। तो फिर अगेन हमारा मन बहुत सारी बातें बताता है, जस्टिफाई करता है कि ये चीज़ ऐसे है ना, अभी ये प्रॉब्लम है या ये बात है इसीलिए ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं कि कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे हैं जो भी सामने हैं वैसी ही हालतों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। तो ये लाइन हमें नोट करनी है इसमें। अगेन ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया सेम मुरली से। कैसी भी हालात सर्कमस्टांसेस हमारे हैं, हमारे शरीर का कुछ भी हाल है, कुछ भी हाल है, वो हमारी ही प्रारब्ध है वैसे तो इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। तो ये पॉइंट नोट कर लिया आपने, डन। अगर आपने लिख लिया है तो आप चैट बॉक्स में डन लिख सकते हैं। जी, तो इसी ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। जब हम इस तरह के मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो हमारी बॉडी को तैयार करता है कि हम काम कर सकें इसी में रह के। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले, सॉरी, हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते हैं बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा, तन का बंधन हटेगा मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा, फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। ध्यान से समझनी है बात। ये कई समझते हैं कि बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी है? हमारी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, जो भी हमारे बंधन हैं अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। तो ये बात पसंद है आपको? अपनी ही शक्ति से हटाने हैं, बाप दादा नहीं हटाएंगे, समय प्रमाण हट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एक पैराग्राफ और है, काफ़ी डीप है, ये भी रियलाइजेशन की बात है। अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकेंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना? तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने, इस पे फोकस करेंगे अभी, जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसके लिए पहले से ही सुना रहे हैं कि पुरुषार्थ से स्नेह रख के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। आपने ये भी देखा होगा कि एग्ज़ाम जब आता है तो उससे पहले कि एक दिन में हम कितनी पढ़ाई करते हैं, जितनी हमारी पूरी साल भर में पढ़ाई नहीं होती हम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। और उस समय हमें ये भी याद आता है कि काश हमने पहले पढ़ाई कर ली होती, या काश हमें 1 घंटा और मिल जाए रिवीजन के लिए, हमें ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं। तो अभी हम सब समझते भी हैं कि कितनी क्रिटिकल पॉइंट पे हम हैं, कहाँ पर हम आके पहुँचे हैं। फिर भी पता नहीं किन किन बातों में हमारा समय चला ही जा रहा है। उतने सिंसियर, उतने सीरियस अभी भी हम होते नहीं हैं। हमारा माइंड अभी भी हमें अलग अलग नैरेटिव्स बताता है, अलग अलग कहानियाँ बताता है। उनके कारण हम इस बात को पूरा अनुभव नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। चाहे तो आप इसका स्नैप ले लीजिए, चाहे आप ये नोट कर लीजिए कॉपी में।
पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। ओके, आज हम ये लास्ट मॉडली और लेंगे आज की, फिर हम अगली बार देखेंगे। 8 मई 1969 की मॉडली है, इससे पॉइंट है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि किसी का खास अटेंशन होता है तो उसके नयन कैसे होते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। पहली बात है कि उनकी वृत्ति एक की तरफ होगी, एक ही तरफ होगी वृत्ति। चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। आप सोचो, बाबा कभी ऐसी ऐसी डेफिनेशन भी बताते हैं। अगर अटेंशन है तो कैसा होगा? चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। तीसरा पॉइंट है कि नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनकी स्थिति नशे वाली होगी। उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। तो ये है निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी, या जिनका खास अटेंशन होता है उनके नयन कैसे होते हैं। इसकी डेट आपने नोट कर ली होगी, 8/5/69। तो आज हमने फिर भी थोड़ा स्लो स्पीड से किया है, क्योंकि काफ़ी सारे नए भाई बहन होते हैं, तो उनको थोड़ा कैचअप करने में समय लगता है, या उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना हम भाग रहे हैं। हालांकि हमें जल्दी जल्दी करना है, क्रैश कोर्स है। तो इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमें मुरली डिटेल में नहीं पढ़नी है। मुरली हम सबको पूरी मुरली पूरे दिल से बैठ के आराम से पढ़नी ही है, लेकिन ये रिवीजन के लिए भी है, और जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा है उनको इंटरेस्ट आ जाए उस बात के लिए भी है। तो आज की सेशन प्रेजेंटेशन यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न है पूरे प्रोसीजर के बारे में, या आपका कुछ सजेशन है, आप चाहते हैं कुछ अगले वीकेंड से हम कुछ और बातें इसमें इंक्लूड करें, so anything which you want to say, you can unmute yourself and you can say. Brother Ji, I like to have all the flowcharts in English, brother. It's too precious for me. Last minute preparation. ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए, तो सुन रहे हाँ भाई जी, ऐसी कौन सी एक बात है जो हम हर समय याद रखें तो हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहे? वो एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। राहुल भाई सुन रहे हैं? राहुल भाई, राहुल भाई, अच्छा उनका म्यूट हो गया। राहुल भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। सॉरी, आपका प्रश्न का जवाब कुछ पूछा हो। भाई जी, प्रश्न था कि ऐसी एक पॉइंट हम कौन सी याद रखें हर समय की हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहे, क्योंकि पूरा पॉइंट याद नहीं रहते, तो एक पॉइंट हम कौन सा याद रखें हमेशा?
जिससे हमारा तुरंत वो स्थिति निरंतर बनी रहे। इसके लिए बहुत आसान ये भी है, बाबा ने बताया था एक बार कि जैसे बाप दादा ऊपर से इस तन में शरीर में आते हैं, ऐसे ही हर दिन तुम भी ये समझो कि तुम ऊपर से इस शरीर में अवतरित हुए हो। जी। ये याद रहेगा तो फिर हम अव्यक्त ही रहेंगे। और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, राहुल भाई। कोई पूछ रहे हैं प्रश्न, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है या सजेशन है? हाँ, सजेशन भी हो तो भी बता सकते हैं। ईट के बारे में। बोलिए दीवाली बहन, क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट करके बोलिए। ओम हाँ, अनम्यूट शांति करके भाई जी। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, जैसे अंतर्मुक्ता का प्रश्न था मेरा कि योग में हम जो अंतर्मुक्ता का विषय है, हम लोग का योग लगाते हैं तब अंतर्मुक्ता में जाते हैं, तो फिर हम लोग बाहर का विजन, जैसे सतयुग का विजन क्रिएट किया या सतयुग में गए, विमान में गए, महलों में गए, सोने के महल, तो वो विजन करना ज्यादा बेहतर होता है या अंतर्मुक्ता की स्थिति में कैसे टिके और उसमें कैसे बरकरार रहे, दोनों में से क्या अच्छा होता है? तो फिर अगर अंतर्मुक्ता में अगर हम टिकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है या सतयुग के विजन क्रिएट करना ज्यादा बेहतर है? सतयुग का विजन की जो बात है तो वो हमारे जो पूरा प्रोसेस है उसका थोड़ा सा पार्ट है। हम थोड़े समय के लिए उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ के संस्कारों को हम इमर्ज कर सकें, उन संस्कारों को अपने अंदर भर सकें। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला है 69 में ही कि सतयुग में तो आप खेलेंगे, तो वो खेलने के संस्कार कैसे भरोगे? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। बाबा ने कहा कि जब तुम यहाँ पर ज्ञान रत्नों से खेलना सीखते हो तो ये भी तुम खेलने के संस्कार भरते हो। तो जब यहाँ संस्कार भरेंगे तो वहाँ भी जाके ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, वहाँ भी फिर स्थूल रत्नों से भी खेलते रहेंगे। तो वो खेलने की स्पिरिट डेवलप करते हैं। तो अंतर्मुक्ता का मतलब ऐसा नहीं है कि हम सत्यों के बारे में सोचेंगे तो वो अंतर्मुक्ता नहीं है, वो अंतर्मुक्ता का ही पार्ट है, क्योंकि वो हमें अपनी ही ओर लेकर आ रहा है, अपने ही सेंटर की तरफ लेकर आ रहा है। तो जो भी बातें हमें सेंटर की तरफ लेकर आती हैं सर्कमफ्रेंस से, वो सारी अंतर्मुक्ता में है। तो ये अंतर्मुक्ता के अपोजिट बात नहीं है। और बीज रूप स्थिति का थोड़ा क्लियर करना था कि बीज रूप स्थिति क्या होता है? बीज रूप स्थिति के बारे में बहुत गहरी गहरी मुरलियाँ आने वाली हैं, आप बिल्कुल तैयार रहिए। लेकिन अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है 1 वीक में सारा स्टडी कर लीजिए और नेक्स्ट 7-10 मुरलीज स्टडी कर लीजिए अगले सैटरडे तक, ताकि हम उसमें स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। तो वो सब अभी आएगा। राहुल भाई, मैं ये सजेस्ट कर रहा था जी कि जैसे आप ये बता रहे हैं मुरली के पॉइंट, तो इसमें समय तो लगता है लेकिन स्क्रॉल करने में और ज्यादा समय लग जा रहा है। तो यदि आप पहले से सेलेक्ट करके वो पॉइंट और वो डेट रख लें तो थोड़ा सा समय का वो रहेगा, माना समय ज्यादा जा रहा है ये स्क्रॉल करने में, एक एक चीज को बताने में। तो अगर पहले से ही आप इसको बना के रख लेते हैं पावर पॉइंट में तो आपको थोड़ा आसान रहेगा और हम लोगों को भी थोड़ा कम समय में कुछ ज्यादा क्लास का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। एक सजेशन था भाई जी कि जैसे आप नेक्स्ट सैटरडे को हमारी क्लास लेंगे तो तब तक के लिए कुछ होमवर्क आप हमें जरूर दें, कुछ क्वेश्चंस आप दे सकते हैं जिसके हम आंसर तैयार करें या कुछ भी टॉपिक हम इसका डिसाइड होमवर्क करें। यही है कि जो भी हमने आज डेट्स डिस्कस की हैं तो 69 की PDF या हार्ड कॉपी जो भी आपके पास है वो लेकर सारी मुरलियाँ वो स्टडी कर लीजिए जो आज की डेट तक हमने की हैं, प्लस 7 8 एंड नेक्स्ट मुरलीज, ताकि अगले वीक जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको पहले से ही पता हो। जी। तो 7 डेज मतलब बहुत फास्ट फास्ट थोड़ा चलना है। तो 7 डेज में 7 मुरली आपको करनी है उस तरह से एवरेज। ओम शांति। जी देवी ओम शांति। जी, मेरा एक सजेशन था जो मेरे को काफी हेल्प की। जैसे वो पूछ रहे थे कि अंतर्मुक्ता में रहना या किसी और चीज अभी पूछ रहे थे जो, तो मैंने भी परसों शिवानी बहन का सुना था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जिसने मुझे 2 दिन से मेरा बहुत अच्छा योग लग, बाबा से कनेक्शन हो रहा है। उसमें जैसे एक मुरली में आया हुआ है कि 24 घंटे प्रसाद करना है, मतलब 24 बार
निराकार 12 बार निराकार परम धाम में जाके, और 12 बार हमें अव्यक्त में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ। तो इससे हमारा पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाएगा। और इसमें उन्होंने एक बात जो संकल्प लेने हैं वो 12 बार लेने हैं कि हमें 12 बार या पूरा दिन में ही कि मैं बाप समान आत्मा हूँ। उससे हमारा कनेक्शन इमीडिएटली बाबा के साथ लग जाता है, उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ने लग जाती हैं। और एक उन्होंने संकल्प बताया कि मैं ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता हूँ। तो उसी टाइम ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की किरणें आने लग जाती हैं और हमारा हर काम बहुत इजीली हो जाता है और पूरा दिन अब मेरा परमात्मा के साथ योग रहता है। तो ये वाले एक संकल्प ने बहुत हेल्प करी है मुझे आगे बढ़ने में। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये संकल्प अगर लें तो बाकी सबका भी पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। और मैं सतयुगी आत्मा हूँ और मैं देवताई आत्मा हूँ। इसकी जो वाइब्रेशन फैलेंगी वो बहुत ही अलौकिक होंगी फिर इन चारों संकल्प की। और मुझे इस दुनिया में अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा के साथ योगी है ये है, अब मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। तो हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो हम पावरफुल होते जाएंगे उतना ही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छी क्लास थी शिवानी दीदी की, वो सभी को सुननी चाहिए। तो उसका लिंक जिन लोगों को नहीं मिला है हम सेंड कर देंगे। तो वो बहुत अच्छी क्लास थी। आई थिंक संतोष भाई अभी हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। हाँ, तो हम आपका दिल से थैंक यू करेंगे। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम हर समय परीक्षा हाल में हैं, और आपने बताया कि बाबा प्रश्न क्यों पूछते हैं, विचार सागर मंथन करने के लिए। और भी आपने बातें बताए, बहुत गहरी गहरी बातें, यानी कि एक एक बातें ही हमारे पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ा सकेगा। जैसे आपने बताया कि कुछ भी हटेगा नहीं, जैसी भी स्थिति है हमें अपनी शक्ति से ही हटाना है। जैसे आपने बताया पुरुषार्थ के सौभाग्य के बारे में कि पुरुषार्थ का सौभाग्य अभी प्राप्त है, बाद में फिर पछताना पड़ता है, जैसे परीक्षा का उदाहरण भी दिया आपने। फिर आपने निश्चय के बारे में भी बताया कि किसमें खास अटेंशन रहता है, जिनका विशेष अटेंशन होता है। ये बहुत सारी मुख्य मुख्य बातें आज आपने बताया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। और हम फिर इंतजार करेंगे आपके अगले क्लास के लिए। तो आप सबको भी थैंक्स, आप सभी भी इस ग्रुप में बने रहें, काफी संख्या में भी आज ज्यादा रहें। तो आप सबका भी थैंक, और राहुल भाई का भी दिल से थैंक यू। और आप सबको ये भी ध्यान रहे कि हम सभी इसी आईडी में रोज सुबह 5 से 6 अव्यक्तवाणियां पढ़ते हैं। तो आप सभी भी ज्वाइन होना चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैट में ही हमने मैसेज भेज दिया है ये लिंक, और जिसमें आप ज्वाइन हुए हैं तो ये लिंक तो आपके हो ही। ओके, ओम शांति। अभी हम 3 मिनट बाबा को याद करके फिनिश करेंगे इसको। तो अभी 3 मिनट तक सभी रहें। राहुल भाई गीता बजा रहे हैं ना? हाँ जी। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, सूरज में जितनी रोशनी, चंदा में जितनी चांदनी,